प्रोग्राम बदे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक से हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले सदर अलवी का मुसलसल इनकार, कौमी असम्बली का इजलास तलब, अरकान असम्बली हलफ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल, नून लीगी पार्लिमानी इजलास में शहबाज शरीफ, वजीर आजम अयाज सादिक स्पीकर नामजद, नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, महंगाई बड़ा मसला, मुल्की मसाइल 2 साल में हल, नया रोड मैप दे दिया। कल इजलास में पीटीआई मेंबरान जाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया, बेल आउट पैकेज से पहले शराइत आयद करने का मुतालबा, कर्ज पाकिस्तानी अवाम पर बोझ बनेगा, खत में मौकिफ, इलेक्शन में धांधली के इल्जाम दोहरा दिए, मुखालिफिन की सख्त तनकीद, खत को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। IMF को खत लिखना PTI को कितना नुकसान दे सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन मेंबर ने साहिबजादा हामिद रजा का खत पेश कर दिया। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली के मेंबरान ने हलफ उठा लिया। बानी PTI ने असद कैसर के भाई की बजाय बाबर सलीम सवाती को स्पीकर KP असम्बली के लिए नामजद कर दिया। असद कैसर के साथ इख्तलाफात या मामला कुछ और है। इस तमाम मौजूआत के ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। क्लासेस अब स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो खत बानी PTI ने लिख दिया है IMF को फाइनली, जिसके ऊपर काफ़ी बात की जा रही थी पिछले कुछ दिनों में, और लग ही रहा था कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं किया जाएगा शायद, लेकिन उन्होंने खत लिख दिया है। अब इस खत के बारे में क्या कहेंगे? इस खत में जो उन्होंने कहा है, ये क्या मौक़िफ़ दिया है उन्होंने? अगरचे मेरा ख्याल थोड़ी देर में शायद हमें आमिर डोगर साहब जो हैं, जो ये कल स्पीकर का इलेक्शन लड़ रहे हैं PTI या उन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, उनसे सवालात करने वाले हैं। 2-4 चीज़ें बड़ी हैं। एक तो कल जैसे इजलास हो रहा है यहाँ पे कौमी असम्बली का, और उससे पहले आज ये बड़े मेजर फैसले किए गए हैं। हमने देखा है कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी के लोगों से खिताब किया है। और हमेशा से बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक चीज़ रहती है कि उस वक्त ये शहबाज शरीफ साहब ने बड़े एक पहले अच्छी उन्होंने लंबी चौड़ी एक उन्होंने तकरीर की, जिसमें उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब की खिदमात और उनके कारनामे और उनकी गवर्नेंस से रिलेटेड उनको अप्रिशिएट किया या उनको इस्लामी अकीदत पेश किया। एक छोटे भाई ने बड़े भाई की तारीफ़ें की, उसके बाद बड़े भाई ने छोटे भाई की तारीफ़ें की। सो वो तो 1-2 घंटे तो हम एक दूसरे के भाइयों की तारीफ़ें सुनते रहे। उन्होंने कहा इन्होंने भाईजान ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं, इन्होंने किया। और ओहदे भी जो हैं वही वाली बात जो सबसे बड़ा क्रेडिट जो उस पर आता है, उन पर मतलब गुड का बैड का आपका भी उन पर इल्ज़ाम लगता है कि जनाब के दोनों भाई जो हैं वो डिफरेंटली सोचते हैं, डिफरेंट तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं और अपने ही घर में बैठ के वो चीज़ें बंदर बांट जो होती है, जिसको कहें, जिसको वो तो नहीं मानते, वो कहते हैं हमारा एक फॉलोइंग है, हमारे पीछे लोग हैं और लोग इसको शरीफ फैमिली के अलावा किसी को वोट नहीं देते हो तो दे दें, किसी को और दे दें और को रख लें, मतलब हमें देते हो तो हमने फैसले करने। पाकिस्तान हिंदुस्तान में तो इसी तरह की आपको पता पॉलिटिक्स होती है। खैर, अब जो चीज़ मैंने नोट की इससे पहले कि मैं हूँ कि उस पर कल का ये सेशन जो होना है उस पर आपको कोई बेहतरी की उम्मीद लग सकती है या नहीं लग सकती। आज उनकी टोन और टेनर देखें जो हमने पंजाब असम्बली में भी देखी कि पहले दिन जिस तरह शोर शराबा हुआ, अभी हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखा बहुत ज़्यादा वर्स्ट तरीन वहाँ पे चीज़ें हुई। वहाँ तो बिल्कुल मामला ही वो लग रहा था, कोई असम्बली नहीं है, कोई लोग ही नहीं है और कोई लॉ एंड आर्डर भी नहीं है, इट्स ए फ्री फॉर ऑल। तो मुझे लगता है कौमी असम्बली का सीन भी 19-20 यही कुछ होगा। जो टोन सेट की गई है और उसी लिए आप देखें उनको अंदाज़ा है नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, उनकी टोन भी कोई इतनी ज़्यादा मतलब कमज़ोर नहीं थी कि एक मतलब कमज़ोरी ना समझा जाए या ये ना समझा जाए कि हम डरे बैठे हैं या हम किसी दबाव में बैठे हुए हैं और खान साहब के ग्लेडिएटर्स आएंगे, MNAs आएंगे और हमें वो तहस नहस कर देंगे, धांधली के नारे लगेंगे और चोर चोर के जो भी नारे लगते हैं हम उनसे डर जाएंगे। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी टोन सख्त रखी है। ठीक है, तो और ये डोगर साहब जी प्लीज मेरा ख्याल है जी हमें ज्वाइन किया है आमिर डोगर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से स्पीकर के नामजद उम्मीदवार हैं। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर डोगर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। जी आमिर डोगर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और कुछ सवालात हैं जो आपसे करने वाले हैं। ये बताइए, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने जो समरी मुस्तरद कर दी की है कौमी असम्बली के इजलास की, लेकिन दूसरी तरफ जो है कौमी असम्बली का इजलास कल होने जा रहा है, तो आपके ख्याल से ये आईनी इजलास होगा या गैर आईनी? देखिए, जो सदर पाकिस्तान साहब ने एक असूली मौक़िफ़ अपनाते हुए समरी रिजेक्ट की थी, वो इसलिए कि पहले जो हमारी स्पेशल मखसूस नशिस्तें हैं उनका फ़ैसला किया जाए। और लेकिन आपने देखा 4 दिन हो गए
इलेक्शन कमीशन उस समरी के बाद भी लहतो लाल कर रहा है। टोटल आज 12 दिन हो गए, टोटल 12 दिन हो गए। तो अब कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल ये क्लैरिटी है कि 21वें दिन एट एनी कॉस्ट शेल का लफ्ज है कि वो इजलास कन्वीन होगा। तो वो जो कल इजलास है वो तो कन्वीन होना ही था 21वें दिन, कल का 21वां दिन है। अब बात ये नहीं है, बात ये है कि आप कहीं ठहर ही नहीं रहे, कहीं आपको आपका पेट ही नहीं भर रहा। मुझे अफसोस हुआ कल और आज जो पॉलिटिकल पार्टीज एप्लीकेशन लेकर ईसीपी में चली गई कि जी ये सीटें भी हमें दे दी जाए। यानी कि मैं रवायात, कल्चर, रवादारी तो चलो अब बहुत दूर चली गई। वो जो हवस और हिस्स कि आप फॉर्म 47 वाले हैं, आप 9 फरवरी वाले हैं मेजॉरिटी, आपकी एक्चुअल सीटें जो बड़ों ने आपको बता दिया है, पीएमएलएन की मैं खास तौर पर बात करूंगा, सिर्फ 17 है। और पूरे कराची के अंदर जो 22 सीटें एमक्यूएम को दी गई हैं, आप अपने जराए से पूछ सकते हैं, हर सीट पर एमक्यूएम तीसरे नंबर पर है, लेकिन फिर भी पेट नहीं भर रहा। अब वो जो स्पेशल सीटें जो हमारा आईनी कानूनी हक है, अब उसकी भी एप्लीकेशन लेकर चले गए और बच्चा बच्चा जानता है कि ईसीपी से क्या फैसला कल आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? हम अपना एक आइन और कानून के दायरे में रहते हुए पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। एहतजाज के साथ हम अपना आइनी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं और फिर भी हम जिसको कहते हैं, हम पुरुमीद है कि शायद कोई अदालत का दरवाज़ा हमारे लिए खुले और कोई फैसला आइन और कानून के मुताबिक हो। तो अमित डोगर साहब, फिर इस तनाजुर में ये जो आपने सारी गुफ्तगू की है, आप कल के इजलास में जा रहे हैं? जी जी जाएंगे, हल्फ तो लेना है ना जी। 91-92 मेंबर्स हैं, उन्होंने हल्फ लेना है। साथ ही एक और कमाल कर दिया, पता नहीं जल्दी क्या है चाचे और भतीजी को सीएम और पीएम बनने की, कि हमारे असेंबली के रूल्स ये कहते हैं कि पहले दिन जो होगा वो ओथ का सेशन होगा, फिर स्पीकर अनाउंस करेगा शेड्यूल स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का, और अगले दिन नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होंगे स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के लिए, और उससे अगला दिन जो है स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा। उससे अगला दिन फिर खाली होगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर की नॉमिनेशन होगी, और उससे अगले दिन फिर प्राइम मिनिस्टर की होगा। अभी आधे घंटा पहले इतला आई है कि उन्होंने स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का भी असेंबली सेक्रेटेरिएट में शेड्यूल जारी कर दिया है, और कल 12 बजे तक का टाइम दिया कि आपने स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के कागज जमा कराने हैं। इतनी जल्दी है इक्तदार की उस मसनद पर बैठने की जो इतने चोरी शुदा मैंडेट से हासिल की है, और इतना बड़ा मैंडेट हमारा चोरी नहीं किया बल्कि डाका डाला है, और पीडीएम 2 बनने जा रही है। लेकिन वो सारी चीजों को बिल्डोज करके बस ये चाहते हैं कि हम हल्फ ले लें प्राइम मिनिस्टर का और कैबिनेट बन जाए, अल्लाह अल्लाह खैर सला। इस मुल्क का, इस अवाम का, इस मुल्क की मैशत का, इस मुल्क के मुस्तकबिल का कोई नहीं सोच रहा कि हमारा क्या बनेगा, इस कौम का क्या बनेगा। डोगर साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने मैं ज्वाइन किया सर, थैंक यू वेरी मच। आपकी बड़ी बहुत जेन्युइन ग्रीवेंसेज हैं, वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आपको लगता नहीं है कि आप लोगों ने भी जैसे इनका कह रहे हैं कि ये होगा चाचा भतीजी जो हैं वो बहुत जल्दी में थे और अभी भी जल्दी में है, तो आपको नहीं लगता है कि आप लोगों का जो अलायंस हुआ है, पहले आपने उसमें मुस्लिम वहदत मेरा ख्याल मुस्लिमीन में आपने ज्वाइन किया, फिर आपको जी सर आपको रेजिस्टेंस है केपी से, कि केपी वालों ने इस पे जो आपके एमएनएस थे उन्होंने अपने मसलक की वजह से उन्होंने बड़े शदीद एतराज़ात कर दिए, फिर अगेन आपका होमवर्क वहाँ पे ये पूरा भी नहीं था। इनकी अपनी फेलिंग्स, इनकी नलायकियाँ तो हम वो देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं आपसे। तो साथ में जो दूसरा आपने उनको ये चॉइस दिया, ये सुन्नी ये इत्तेहाद कौंसल जो है, अब इसमें पता चला उन्होंने लेटर लिखा हुआ है जनाब कि हमें सीटें नहीं चाहिए, तो आपको नहीं लगता है कि आप लोगों का भी होमवर्क जो है वो पूरा नहीं था और आपने भी लूज बाल्स किए हैं, जिसका फायदा आपके जो ये ताकतवर ये मुखालफीन है उन्होंने पूरा उठाया? आप भी जल्दी में थे और प्रॉपर कोई आपने भी कोई ग्राउंड पे काम नहीं किया सर? नहीं रऊफ भाई, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जिन नामसायद और कठिन हालात में हमने इलेक्शन लड़ा, हर एक घंटे के बाद हमें चैलेंज था। कोई बंदा मेरी कॉर्नर मीटिंग कराता था तो वो रात को अपने घर नहीं सोता था, या वो फौरन घर शिफ्ट कर जाता था, या रात को उसको पुलिस उठा देती थी। ये पूरे पंजाब में हर जगह हुआ। आप माशाल्लाह बड़े समझदार
और दूरंदेश और एक तजुर्बाकार साफी हैं, और आप ग्राउंड रियलिटी की हमेशा बात करते हैं सर। फिर उसके बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टियां थी जिनकी मैं गया जेल में, अली मोहम्मद खान लतीफ उनकी इजाजत लेकर आए, और उन पॉलिटिकल पार्टियों ने भी, कभी आप मिलेंगे तो मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा, 2 दिन हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। फिर हम करते मरता क्या ना करता, हमने SIC ज्वाइन की जो ऑलरेडी हमारी इत्तेहादी थी। हामिद रजा साहब हमारे मेंबर थे। आज जिस खत की आप बात कर रहे हैं, देखें ये कितनी बड़ी ज्यादती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैरिस्टर गौहर को कह रहा है कि जी उन्होंने तो खत लिख दिया। उसकी वजाहत साहबजादा हामिद रजा ने दी। ये वो खत का जवाब है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन खत लिखता है कि आपके जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप अपनी 5% जो सीटें आपने खवातीन को डायरेक्ट देनी है उसकी लिस्ट दें। जिस पर साहबजादा हामिद रजा साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहीं से भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़ रही, तो लिहाजा हम 5% जो खवातीन की नशिस्तें डायरेक्ट वाली हैं वो हम नहीं दे रहे। कितनी बड़ी बात है कि उसको इसके साथ मिला दिया गया है कि ये जो 33% सीटें हैं उसका खत हामिद रजा ने लिख दिया। नहीं, ये बड़ी वजाहत है कि वो खत का जवाब वो था कि आपको पता है कि 5% मैंडेटरी है। हर पॉलिटिकल पार्टी हर सूबे से सूबाई या कौमी असम्बली का इलेक्शन खवातीन को लड़ाएगी तो उसको सिंबल मिलेगा, और ये एक ड्यू प्रोसेस है। अच्छा, आपकी बात समझ आ गई सर। बड़ी आपने डॉक्टर भाई आपने बड़ी क्लैरिटी से बताया कि ये उससे डिफरेंट इशू पे था। फेयर इनफ। हमने ये देखा है कि साहिबजादा साहब खुद जो हैं वो आज भी कह रहे थे अपनी पार्टी के टिकट पे तो वो लड़े नहीं हैं, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आपकी पार्टी पे ये सारा राइट जो है वो उनका हो गया है, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, जिसके सरबराह खुद अपनी पार्टी के टिकट पे नहीं लड़े, या आप लोगों ने उनकी पार्टी को मतलब टेक ओवर कर लिया, या उन्होंने आपकी पार्टी को टेक ओवर कर लिया, या आपके उन्होंने MNAs उन्होंने ले लिया। मतलब आप जो हैं अब कल को ये पार्लियामेंट्री जो आप पे होगा उसमें कमांड होगी तो वो किसकी होगी? इमरान खान साहब की होगी, बैरिस्टर गौहर साहब की होगी, या साहिबजादा साहब की होगी? सर आप किसका हुक्म मानने पे मतलब मजबूर होंगे सर? सर उसमें 2 चीजें हैं। एक तो पहला हमसे 13 जनवरी का हाथ हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे बल्ला छीना। फिर दूसरा बड़ा हाथ हुआ कि जब हमने बल्ले बाज लिया तो उसको भी 1 घंटे के अंदर आपने देखा घर से उठा लिया गया, और फिर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन हालात में हुई वो भी आपके सामने है। सर उस वक्त भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की टिकट्स हमारे पास साइन हुई थी, और एक एग्रीमेंट हमारा हुआ था उनके साथ। उस एग्रीमेंट के मुताबिक उनकी शूरा, उनके चेयरमैन, सब कुछ तहरीक इंसाफ से ही होने थे। तो उसमें कोई हमें खतरे की बात या कोई खुदा ना खास्ता उनसे कोई ऐसी बात नहीं है। वो समझे कि उस एग्रीमेंट के मुताबिक जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे, मैं सादा अल्फाज में कहता हूँ, उसके बाद ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जम हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। ये आपका मुआहदा हुआ था, ये मुआहदा हुआ था कि ये एग्रीमेंट था सुन्नी इत्तेहाद से कि कल को जम हो जाएंगे? हमारा एग्रीमेंट है सर, हमारा एक एग्रीमेंट। अच्छा, इन केस जस्ट डॉगर भाई, मतलब पता है पाकिस्तान है यहाँ पे तो आपको पता है लोग ये हलफ लेके मुकर जाते हैं सर। अगर सुन्नी इत्तेहाद कल को इनकार कर दे कि जी हम नहीं होते जम, साहिबजादा साहब कहते सॉरी जी कि अभी हमारे लोग हैं, आप भी इंक्लूडेड, या अब हमारा पार्टी डिसिप्लिन है, हम नहीं होते, तो फिर आपके पास क्या लीगल ऑप्शन है? एक इत्तेहाद है, एक कागज है, एक उस पर आप लोगों के साइन है, फेयर एनफ, कई इस तरह के मुआहदे होते हैं। आप समझते नहीं है कि ये आपके लिए वीक एरिया था? रऊफ भाई उसमें अभी लेटेस्ट पंजाब में जब 10-12 MPs डीसेट हुए थे तो एक मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि जो मेंबर उस असेंबली में एग्जिस्ट करेंगे उनकी मेजॉरिटी जो पार्लिमानी पार्टी का फैसला वो प्रिवेल करेगा, जिसकी बुनियाद पर आपको याद है चोई शुजात से खत लिखवाया था हसन जरदारी ने। जी जी बिल्कुल। तो अब उसमें क्लैरिटी आ गई कि जो पार्लिमानी पार्टी हमारी 80, 90, 92 मेंबर्स होंगे वो पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगा आगे जो भी अहम पार्लियामेंट के अंदर फैसले होंगे। कोई फाइनेंस, मतलब आप ये कह रहे हैं डॉक्टर भाई, आप आमिर भाई से मुझे समझ आ रही है कि विद इन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आप जो 90 के करीब या जितने भी आप वहाँ पे PTI बैक्ड MNAs हैं, आपका अपना एक वो ग्रुप होगा, वो खुद अपनी वो पॉलिसीज बनाएंगे, वही वोटिंग करेंगे एंड दे विल प्रिवेल, और इनका सुन्नी काउंसिल का जस्ट एक नाम की हद तक साहिबजादा साहब होंगे, वो आपको वो कंट्रोल या मैनेज या हिदायत नहीं दे सकेंगे बिकॉज यू आर इन स्ट्रेंथ।
देखिए वो भी हमारा पार्ट है, हमारे भाई हैं, लेकिन वहां नजरिया और विजन पॉलिसी चलेगी बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की, जिनका वोट लेकर हम ये आग का दरिया क्रॉस करके असेंबली तक पहुंचे हैं। फैसला, पॉलिसी, नजरिया, बयानिया, विजन इमरान खान साहब का होगा और हामिद रजा साहब खुद भी, क्योंकि हमारा पार्ट है, हमारे ही नामजद करदा उम्मीदवार थे। वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मसला सबसे बड़ा ये है कि आइन और कानून में ये वाजे है, इसकी मिसालें मौजूद हैं कि अगर हमने SIC ने पहले लिस्ट नहीं दी तो दोबारा इलेक्शन कमीशन ने लिस्टें ली हैं। दूर ना ये जाए प्रेसिडेंट है सर। आमिर भाई इसमें बड़ी थोड़ी सी कंफ्यूजन, प्लीज गाइड मुझे, आप गाइड कीजिएगा। आप माशाल्लाह पुराने पार्लियामेंटेरियंस हैं, चीफ विप भी रहे हैं, पार्लियामेंट समझते भी हैं, प्रोसीडिंग में भी बड़ा आपका रोल, एक्टिव रोल रहा है। ये लॉ है या प्रेसिडेंट है? मतलब है बात लोग कह रहे हैं प्रेसिडेंट है कि ये बाप पार्टी को किया गया, प्रेसिडेंट इज समथिंग डिफरेंट, वो आपकी मर्जी है, आप अकोमोडेट करें ना करें, लेकिन लॉ है तो देन यू हैव टू। जी रऊफ भाई, लॉ इसमें बिल्कुल खामोश है। अब उसकी फिर तो इलेक्शन कमीशन की मर्जी पे आ गया ना काम, सर उनके सवाबदीद पे आ गया। यस, उसकी इंटरप्रिटेशन है, जिसको कहते हैं ना कि कानून वो मोम की नाक है जो जिसको मर्जी खींच ले, एक बात। और प्रेसिडेंट जो है 2018 में हमारी अपनी है पंजाब असेंबली की, और 2022 में फाटा मर्जर के बाद KPK के 4 MPs जब बने न, फिर तो वही वाली बात आपकी सर जी, किस्मत का फैसला। फिर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की मर्जी है कि वो फिर अपने सवाबदीद पे है कि वो प्रेसिडेंट उसको करे ना करे। सर कमिंग टू आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, कल आपका स्पीकर का सर आपका इलेक्शन कितने % चांसेस हैं डोगर साहब आपको जीतने के? कितने वोट पड़ेंगे आपको? अंदाजा आपको जीतने की पोजीशन में हैं आप? मैं तीसरी बार इस कौमी असेंबली का मेंबर बना हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुल्तान शहर, इससे पहले आपके वाले साहब और चाचा भी रहे, बड़ा पुरानी आपकी। जी वो भी MNA रहे और MP रहे, मेयर रहे। अभी भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप भाइयों की दुआओं से जहांगीर तरीन साहब को तकरीबन 1 लाख के लगभग वोटों से शिकस्त देकर मैं इमरान खान के नजरिए की जीत हुई है, मैं असेंबली में पहुंचा हूं। सीक्रेट बैलेट है और मैं पार्टी ने अब दोबारा फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चीफ विप भी मुकर्रर किया, तो कोशिश तो होगी कि हम कोई सरप्राइज देंगे। और आपके को राब्ते हुए हैं कुछ बल्ला, मतलब कुछ राब्ते वगैरह मतलब होती है, कोई लॉबिंग होती है, कोई सीक्रेट वोटिंग होती है, मिन्नत तरला यारी दोस्ती पुराने तल्लुकात? राब्ते भी करेंगे हमारा। सारे कल तो पेपर, ये कल तो डोगर भाई पेपर नॉमिनेशन है 12 बजे, अभी आपने राब्ते करने हैं, अभी तक राब्ते नहीं हुए आपके सर जी? सर आधा घंटा पहले बताया कि कल नॉमिनेशन है, वरना रूल्स तो परसों के कहते हैं कि 1 दिन का गैप होगा। तो अब अभी पेपर्स मंगवाए हैं, अब पेपर आपकी मतलब आप कल वहां पे हाउस के अंदर लॉबिंग करेंगे उसी वक्त ही जब ये सारा प्रोसेस हो रहा होगा? हाउस के अंदर लॉबिंग करेंगे, कल सारा दिन कैंपेन करेंगे, रात को कैंपेन करेंगे, मेंबरान्स को रिक्वेस्ट करेंगे, उनको वोट मांगेंगे, जो वोट मांगने का हमारा हक है, बनता भी है, बिल्कुल सही बात। कैंडिडेट जो जाता है सबको। अच्छा आमिर भाई एक और बात बताएं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं, आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा। अक्सर देखा है कि जब अपोजिशन की तरफ से आपने कैंडिडेट पुट करने हो वजीर आजम के इलेक्शन के लिए, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सेनेट चेयरमैन, डिप्टी या इवन प्रेसिडेंट, तो उस वक्त आप जैसे जो हमारे दोस्त हैं उनको आगे किया जाता है, उनको इलेक्शन लड़ाया जाता है कि आप हैं, जैसे कल आप लड़ रहे हैं। आप समझते हैं कि अगर आप मतलब जीतने की पोजीशन में जब पार्टी जो नवाज लीग, पीपल्स पार्टी या PTI, तो वो कुछ और लोग होते हैं जिनको स्पीकर को, सेनेट चेयरमैन या सदर का इलेक्शन लड़ाया जाता है। आपको लगता है कि अगर खान साहब जीतने की पोजीशन में होते तो आपको ही वो स्पीकर के तौर पर नॉमिनेट करते, या क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी वहां पर स्ट्रेंथ नहीं है तो चलो डोगर साहब ने हमारे लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, चलो इनको नॉमिनेट करते हैं? सर सर अब तकरीबन प्रीवियस हिस्ट्री तो सारी ऐसे ही है, लेकिन अब उम्मीद पर दुनिया कायम है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा जब वक्त आएगा ऐसा। और हम तो अभी तो मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं सरप्राइज दूंगा, लेकिन वो जिसको कहते हैं ना कि वो कुछ चीजें होती हैं जो दिखाने की ओर होती हैं और वक्त पे कुछ और होती हैं, ये बस ऐसा ही सिलसिला है सर। चले मुझे खुशी हो रही है कि आप होपफुल हैं, यू आर क्वाइट होपफुल। मेरा ख्याल है कुछ IMF पे सवालात थे कोई डोगर साहब जी। डोगर साहब ये बताइए कि आप अभी बात कर रहे थे, जिस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो PTI की स्ट्रैटेजी है इस पे भी एक मुसलसल क्रिटिसिज्म आता है कि जिस तरीके की सियासत आप हेड ऑन करते हैं, या बानी PTI का जो एक स्टाइल है उससे अभी तक तो कोई फायदे नहीं हुए। जिन कठिन हालात का आपने जिक्र किया वो कठिन हालात उन्हीं पॉलिसीज का एक तरह से का नतीजा है। अभी फर्दर जो आपकी स्ट्रैटेजी है अगेन वो बहुत अग्रेसिव है। ये जो IMF को खत वाला मामला है, क्रिटिसिज्म हो रहा है बहुत ज्यादा,
और ज्यादा क्रिटिसिज्म ये हो रहा है कि ये मुल्क के नुकसान में जा रहा है। डू यू अग्री विद दिस? नहीं, देखिए, एक टाइम आया था कि 8 फरवरी के बाद, देखिए पहली तो बात है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। 8 फरवरी को जो मैंडेट आया और उस मैंडेट के बाद हमारा ये ख्याल था कि हमारे नतीजे आरओस के रिजल्ट चेंज नहीं किए जाएंगे और हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाएगा। लेकिन फिर 8 और 9 को जो रातों रात जो कुछ हुआ और फिर जो अब तक हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें तो किसी तरफ से भी कोई गुंजाइश नहीं मिल रही और हमारे लिए तो हर तरह के अभी भी वही पॉलिसी है जो दरवाजे बंद किए गए हैं। और हमने इलेक्शन भी इसीलिए लड़ा था। आपको पता है कि आईएमएफ की टीम खान साहब को मिली थी कि आप आईएमएफ के पॉलिटिकल इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा बने, इस प्रोसेस का हिस्सा बने, ताकि मुल्क आगे बढ़े और सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुआशी इस्तेकाम आएगा। लेकिन जब रिजल्ट उनके हैरत अंगेज तौर पर बरक्स आया और फिर उन्होंने अपनी मनमानियां अब तक जारी की कि परसों हमारी एक सीट करोड़ पक्का की एक यंग लड़का राना फराज नून बड़े विजिबल मार्जिन से जीता हुआ और वीकेंड पे एक नोटिफिकेशन हुआ और उसको 16,500 वोट उसके रिजेक्ट उसी के खाते में डाल के हरा दिया गया। जबकि उसके बाद फॉर्म 45, 47, 49, फॉर्म सी असेंबली में रजिस्ट्रेशन, असेंबली का कार्ड भी बन गया। ऐसी प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं है। तो इस और अभी आज एक हमारे सादुल्लाह बलोच साहब हमारे, मैंने फैसलाबाद से उनकी काउंटिंग हो रही है और कुछ सीटों पे भी रेडार जो है वो और तलवार उन पर। आपका आर्गुमेंट बिल्कुल अपनी जगह पे, और जो आपकी मैं बात को कंप्लीट करूं ना, तो हम तो ये समझ रहे थे कि इन सारे माहौल में टेम्परेचर डाउन होगा, मुल्क आगे चलेगा, मुल्क में इससे काम आएगा, पार्लियामेंट चलेगी और मुल्क ने आगे आखिर चलना है ना। बात आमिर डोगर की, इमरान खान की नहीं है, इस मुल्क की भी तो है, आपकी और मेरी भी तो है ना। लेकिन वो बात कहीं रुक ही नहीं रही। आपने पीडीएम 2 भी बना ली, आपने हमारा मैंडेट भी चोरी करा लिया, हमारे मेंबर। आमिर भाई, आपकी सारी बातें ठीक हैं, सारी बातों से वो सहमत वाली बात है, सहमत हैं। अब जाती तौर पर इस हक में है कि आईएमएफ को लेटर लिखना चाहिए कि पाकिस्तान को बेल आउट मत करे, कर्जा मत दे। आर यू इन फेवर? आपकी पार्टी के अंदर कितने % लोग हैं जो समझते हैं कि खान साहब का लेटर ठीक है, लिखा जाना चाहिए था, या पार्टी के अंदर भी है? मैंने उसकी लैंग्वेज देखी है, मुझे उसकी लैंग्वेज में तो ऐसी कोई चीज ऐसी नहीं लगी कि जिसमें कोई खुदा ना खास्ता इसमें पाकिस्तान को कोई नुकसान हो। नहीं, अगर आईएमएफ रोक लेता है, आईएमएफ कर्जा नहीं देता, अगर रोक लेता है कि हम नहीं देते और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान गोस टू डिफॉल्ट, देन रऊफ भाई, आईएमएफ की डिमांड पे तो ये एक इलेक्शन कराया गया था जो कि इलेक्शन का नाम की भी तौहीन है, ये फ्रॉड था। ये तो उनको खुद चाहिए था कि जब आईएमएफ जब एक डिमांड कर रहा है तो उसको थोड़ा बहुत तो फेयर कर लें, उसकी कहीं तो कोई सेंटिटी रख लें। अब जिसका आप खा रहे हो, जिसके आप तो फैली हो, कशकोल आपने उन्हीं का लिया हुआ है, तो अब उनको भी तो पता होगा भी आपके पैसे के बाद आप स्टेक होल्डर हैं। अगर मुल्क में पॉलिटिकल फिर अनार्की, अच्छा, आप वो पैसे नहीं देते सर, यू विल बी सेटिस्फाइड कि अगर आईएमएफ पैसे रोक ले तो आप पैसे तो देंगे। मार्च में वो डायलॉग करेंगे और सेंक्शन लगाएंगे और टैक्स लगाएंगे और आपका खून चूसेंगे। ये तो इनको चाहिए ना, जो 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 राइट साइड पर बैठे जो ताकतवर हल्के हैं कि चीजों को ऑन बोर्ड करें, पॉलिटिकल लोगों को ऑन बोर्ड करें। खान ने तो रिकंसिलेशन की बात कर दी है, कदम को आगे बढ़ाएं। इमरान खान के बगैर, उसको ऑन बोर्ड किए बगैर ये मुल्क नहीं चलेगा। रऊफ भाई, आपका मेरे से ज्यादा पॉलिटिकल तजुर्बा है, आपने पार्लियामेंट को भी कवर किया है, आपने कई असेंबलियां भी देखी है। ये काम ऐसे नहीं चलेगा और जितने तजुर्बे माजी में इस तरह से हुए वो सब वक्त और मौरख बताता है कि वो नाकाम हुए। बरा सर, हमें बड़ी आपसे पहले मुल्तान से ये साहिबजादा फरूक अली खान साहब स्पीकर रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब रहे हैं। वी होप कि आप भी मतलब तीसरी दफ़ा मुल्तान से कोई और स्पीकर जो हैं वो बनते हैं, कोई आप जैसे आपने कहा ना कि कोई सरप्राइज देंगे। सर, विश यू गुड लक सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। आमिर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंपॉर्टेंट सवाल क्लास साहब ये है कि क्या आईएमएफ बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, और जो डिस्कशन हम कर रहे थे आमिर डोगर जी जब वो ज्वाइन उन्होंने हमें किया, उसके अलावा भी बात करेंगे थोड़ा सा कल का जो महफूज फैसला है रिजर्व सीट पे वो किस किस्म का हो सकता है, और जो सियासी मामला चल रहे हैं जरा उनको कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।